कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल से अगर हम बुलाते हैं लोगों को तो एडवांटेज क्या होते हैं। तो मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है। तो पहले मेरिट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सनल, जो आप बाहर से लेकर के आओगे ना लोगों को, वो बहुत ही क्वालिफाइड होंगे। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाले अंकल थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने प्रमोशन होते 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 उनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये हो गई है सरकारी नौकरी में। हो गई ना, क्यों हो गई भाई, वो इंटरनल के थ्रू जा रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही तो प्रमोशन मिल रहा है। प्रमोशन तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है, ठीक है। और उसमें क्या देखा जा रहा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और आपकी एज, और इससे आप प्रमोशन मिलता जा रहा है। पर अगर वही बाहर से बुलाया जाता है तो क्वालिफिकेशन दिखी जाती ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो आप जब बाहर से लोगों को बुलाते हो तो उसमें आपको वेल क्वालिफाइड पीपल मिलते हैं, ठीक है ना, काम जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी होती है, ठीक है जी। अगला है आपका वाइडर चॉइस, क्योंकि इंटरनल के अंदर जो आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके पास उतने ही लोगों में से चूज करना है आपको। अब एक पोस्ट मैनेजर की पोस्ट खाली है, उसके नीचे जो है अगर आप 10 लोग काम करते हो, उस 10 में से ही किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। जबकि अगर उस मैनेजर की चॉइस अगर भर्ती के लिए अगर आप एक्सटर्नल का यूज करते हैं तो आपको वाइड रेंज ऑफ चॉइस मिल जाती। हजारों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से फिर आप जो बेस्ट होता है उसको चूज कर लेते हैं, समझ में बात। तो एक जो है आपका वाइडर चॉइस जो है मिल जाती है एक्सटर्नल में, ठीक है जी। अगला है फ्रेश टैलेंट। मैंने आपको बताया था ये डिमेरिट में भी था उसके इंटरनल के, कि इसमें जो है फ्रेश टैलेंट मिलता है। जो अभी अभी कॉलेज पास करके आएगा तो वो एकदम टैलेंटेड होगा, उसने नया सिलेबस पढ़ा होगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पता होगा, ठीक है, और नई बेस्ड ऑफ स्टडी या मेथड ऑफ स्टडी जो है वो उनको नया होगा। तो फ्रेश टैलेंट आपको मिलेगा, समझ में आई बात, ठीक है। अगला है आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जो नया बंदा आता है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आता है। तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारी भी अगर मैं जॉब लगा दूं कहीं पे, ठीक है, और तुम पहले दिन जब जॉब पे जाओगे तो तुम अपने काम को बहुत मन लगा के काम करोगे, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव वे में काम करोगे कि भाई मुझे कॉम्पिटिशन। और दूसरी चीज इसमें कॉम्पिटिशन है, जब आप रिक्रूट कर रहे होते हैं ना बाहर से, तो 1000 लोगों में से आपको 10 लोग चाहिए होते हैं। उन हजारों में इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन बन जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आते हैं वो लोग। तुमको क्या लग रहा है, SBI में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो ऐसे उठ के आए हुए हैं? भाई साहब कम से कम 10-10 साल तैयारी करते हैं IBPS PO की ये लोग, ठीक है, और तब जाकर के सिलेक्शन होता है। SSC के जितने भी लोग हैं, ठीक है, और UPSC वाली का तो बात ही कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे बैठे हुए हैं UPSC वाले तैयारी करते हैं 18 साल की उम्र से, ठीक है, 4 या 5 बार भी एग्जाम दे सकते हो खाली। तो बंदे क्या करते हैं, वो 4-5 बार का एग्जाम जो रह जाता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हम अभी क्यों दे एग्जाम, क्योंकि गिन के 4 बार एग्जाम दे सकते हो आप। कोटा नहीं है तो 3 बार, और शायद कोटा है तो मेरे ख्याल से 4 या 5 बार। तो अगर 5 बार एग्जाम दे सकते हो तो 18 साल के बाद तो आप 18 के बाद 21 के बाद एलिजिबल हो जाते हो, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो आप। तो कोई भी ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम नहीं देता UPSC का, जो मन लगा के करेगा, क्योंकि उसे पता है कि पहली बार में निकलेगा नहीं, और अगर एग्जाम दे दूंगा तो एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। तो वो लोग पहले 8-10 साल तैयारी कर लेते हैं ट्रायल बेसिस पे, और तैयारी करने के बाद फिर वो 3-4 साल और तैयार करते हैं, एग्जाम देते हैं, और नहीं निकले तो उनके 14-15 साल बर्बाद हो जाते हैं। और उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब है ना, जिसके अंदर आप पूरी तैयारी करते हो, और जिस दिन आप फेल हो जाते हो ना, उसके बाद जब बाहर निकलते हो तो आप होते हो बिल्कुल जीरो। ना तो आपको किसी काम का एक्सपीरियंस होता है, और ना ही इसके अंदर जो सिलेबस आता है ना, वो सिलेबस किसी मशीनरी चलाने के सिखाते हैं। GK होता है, इंग्लिश होती है, जनरल अवेयरनेस होता है, करंट अफेयर्स होता है, और ये सब किसी जॉब में काम नहीं आती। तो आप हो तो बिल्कुल जीरो। आप 30 से 35 साल की उम्र में पहुंच करके और जॉब स्टार्ट करते हो 15-16 हजार रुपए से, समझ में आएगा। तो क्या है, मतलब कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया जाता है, कंपटीशन बढ़ा दिया जाता है, ताकि हमको एक क्रीम मिल के आए, समझे। दूध तो सब है, पर जो सबसे ऊपर उसका जो होगा ना, सिर्फ वो मिलती है इनको, आई बस में। तो तभी तो ये जो जितनी हाई पोस्ट वाले जो लोग हैं, ठीक है, इनको बहुत लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। तुम सोचो, तुम्हें सोच के हैरानी होगी कि 1800 नंबर का पेपर होता है इन लोगों का, 1850 नंबर का पेपर होता है UPSC का, जिसमें 3 बार एग्जाम देना होता है हम लोगों को। 350 नंबर का तो इंटरव्यू होता है, फिर 600 नंबर का एक पेपर होता है, फिर 600 नंबर का एक पेपर होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं इस तरीके से। तो इतने प्रोसेस कंपटीशन क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि आपको क्रीम मिले। क्रीम मतलब जो सबसे बेस्ट क्वालिफाइड होंगे सिर्फ वो मिले, ठीक है ना। तो इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। अगला है लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म।
इसमें क्या होता है कि आपके साथ पार्शियलिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पार्शियलिटी होने के चांस, अब बाहर से सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, तो अब किसके साथ पार्शियलिटी करो, कोई सारे के सारे अननोन है, ठीक है। जबकि पहले इंटरनल वाले में तो मैंने आपको बताया था ना, जो ज्यादा चापलूसी कर रहा है उसी को प्रमोशन मिल जा रहा है, पर एक्सटर्नल में ये वाली फैसिलिटी नहीं है। पल्लवी जो बेरोजगार हो जाएगी है ना। तो मतलब कहने का है कि क्या आपके पास जो है पार्शियलिटी के चांसेस खत्म हो जाते हैं, आप बच जाते हो, ठीक है। और उस केस में जो है जो भी आएगा वो टैलेंटेड जो होगा वही सिलेक्टेड होगा वहां पे, ठीक है जी। अगला पॉइंट है आपका लाइट लेंदी, वो कहाँ चल रहे हम लोग, अच्छा खत्म हो गया क्या, ठीक है। डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या डीमेरिट कह सकते हो। खत्म करते हैं इस टॉपिक को हम लोग आज ना, ठीक है। डीमेरिट्स के अंदर देखिए क्या है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। भाई ऊंची वाली पोस्ट, कोई मैनेजर की पोस्ट खाली थी, आपने बाहर से लाकर के बंदा भर लिया, नीचे के 10 लोग सोच रहे थे कि हमें मिलेगी पोस्ट, हमें मिलेगी, उनको मिली नहीं, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी ना, थोड़ा सा वो उनको ईगो हर्ट हो जाएगा, वो सोचेंगे यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा और ये लोग ऊपर वाले पोस्ट को जो है हमसे बाहर से लोगों को बुला बुला के भरवा रहे हैं, आई बात में, तो काम सही से नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि लेंदी प्रोसेस, बहुत लेंदी प्रोसेस है, पहले आप इंटरव्यू लोगे, फिर क्या क्या चीजें होगी, मतलब सिलेक्शन तक बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अगला जाएगा आपका कॉस्टली प्रोसेस, बहुत खर्चीला है, ठीक है ना, खर्चा तो आएगा ही ना, वैसे बात है बाहर का बंदा आएगा तो उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एक मैनेजमेंट का स्टाफ रखना पड़ेगा हायरिंग करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, तो खर्चा आ जाता है, ठीक है। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, और कई बार गलत सिलेक्शन हो जाता है, कई बार फेक डिग्री बनवा करके लोग आ जाते हैं। जो पहले से मेरे पास काम कर रहा है उसके बारे में तो मैं हर चीज जानता हूँ, पर जो बाहर से जो नया आ रहा है पहली बार उसके बारे में तो नहीं जानता, क्या पता कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा आ जाए, अब क्या फिर हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बंदा ऐसा आ जाए जो अपना बहरूपिया के फॉर्म में, मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर बढ़ता है आपका। मैं ये लेबर टर्नओवर का बहुत बार पहले बता चुका हूं, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में कितने लोग नए आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं छोड़ करके, इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। और इस चीज का बढ़ना आपकी मार्केट इमेज को खराब करता है। क्यों खराब करता है? क्योंकि लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या कंपनी में चल रहा है कि लोग यहां पे टिक नहीं पाते, या तो यहां का मैनेजमेंट खराब है तभी तो लोग नहीं टिक पा रहे, इंप्लॉई आ रहे हैं और जल्दी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट खराब है, ठीक है। और आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो तो लेबर टर्नओवर बढ़ेगा क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। पर अगर इंटरनल से करते हो तो लेबर टर्नओवर नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने उस पोस्ट को नीचे वाली पोस्ट से फिल कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो इससे आप लेबर टर्नओवर भी आपका कम बना रहता है। वो इसमें तो खैर ज्यादा बनता है, एक्सटर्नल में लेबर टर्नओवर आपका बढ़ जाता है।